नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड इंडिया 24 का स्पेशल सेगमेंट। आज की बात आपको बता दें कि त्योहारों का सीजन है और इंदौर जो वित्तीय राजधानी है प्रदेश की, वो स्वाद के लिए काफी चर्चित रहती है। चाहे कोई भी फिल्म हस्ती हो, खिलाड़ी हो या हो राजनीति का अभिनेता, सभी की पहली पसंद जो होती है वो इंदौर का स्वाद इसलिए होती है क्योंकि इंदौर के स्वाद की बात ही कुछ अलग है। पर इन दिनों इंदौर के स्वाद पर ग्रहण लगा रहे हैं खाद्य विभाग के अधिकारी। जी हां, बता दें, लगातार मिलावटखोरों और जमाखोरों के खिलाफ इंदौर शहर में खाद्य विभाग की पैनी नजर बनी हुई है और लगातार कार्रवाई हो रही है। इसीलिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष स्वामी साहब। सर, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने स्टूडियो में। नमस्कार। आपको बता दें कि खाद्य विभाग के द्वारा लगातार बीते कुछ महीनों से कार्यवाही जारी है, जिसमें नकली मावा जब्त किया जा रहा है, नकली घी जब्त किया जा रहा है, यहाँ तक कि मसाले और नकली सौंफ का भी काला बाजार जो है वो उजागर किया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए नहीं है कि ये कार्यवाही करनी है, ये सब इसलिए हो रहा है कि घर घर तक, आवाम तक, जनता तक ये मैसेज पहुंचाना है कि आपके रसोई घर में जो सामान आप लोग उपयोग कर रहे हैं, जो घी आप इस्तेमाल करते हैं, जिन मावे से मिठाइयां तैयार होती हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए मौत का या बीमारी का संकट पैदा कर देती है। इसीलिए इस गंभीर विषय पर चिंतन के लिए हमने खाद्य विभाग के अधिकारी, जी हाँ, मनीष स्वामी साहब को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है क्योंकि बात आपके स्वास्थ्य की है। सर, लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं आपके माध्यम से और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब त्योहार सर पर आते हैं, चाहे बात रक्षाबंधन की हो या होली की हो या दिवाली की हो, जब जब त्योहार आते हैं तब तक खाद्य विभाग बहुत एक्टिव मोड में काम करता है। क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्रवाइयां तो पूरे साल भर होती हैं। तो बस ये है कि त्योहारों पे खाद्य पदार्थों की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ती है तो निश्चित रूप से कुछ मौका परस्त लोग हैं जो मिलावटखोर हैं, वो इस तरह की जो नकली या कहें मिलावटी इस तरह की चीज़ें यूज करने के जो आदतन अपराधी होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। तो वो उनको रोकने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। हमारी कार्रवाइयाँ कुछ बढ़ जाती हैं और बढ़ने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार भी करना होता है कि आम दिनों में तो सामान्य तरह चलता रहता है। जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं, वो टारगेट्स के हिसाब से पूरी होती हैं और त्योहारों में ये टारगेट्स जो है या तो ऊपर से निर्देश भी आते हैं या हम स्वतः सौ मोटो भी करते हैं, हम खुद कार्रवाइयाँ बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो। तो त्योहारों पे हम प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं, कार्रवाइयाँ तो पूरे साल भर चलती हैं। आपको बता दें कि प्रशासनिक महकमे में अधिकारी बदलते रहते हैं, परंतु मनीष स्वामी अपनी विश्वसनीयता के लिए सभी के सदैव चहीते रहते हैं। चहीते इसलिए रहते हैं क्योंकि प्रत्येक कार्रवाई को निष्पक्षता के साथ करने का मादा रखते हैं। मनीष स्वामी साहब, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता होगा आदतन, हर महकमे पर, हर प्रशासनिक महकमे पर प्रशासनिक प्रेशर तो रहता ही है क्योंकि हर व्यापारी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संरक्षण में होता है। तो जब आप ये कार्रवाइयां करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इतने क्विंटल मावा पकड़ लिया, इतने लीटर आपने घी पकड़ लिया, तो फोन तो बहुत आते होंगे सर आपके पास कि साहब आपने हमारे व्यक्ति को धर लिया है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इंदौर की मतलब तारीफ करना चाहूँगा इस मामले में कि यहाँ पर मैंने देखा कोई भी पॉलिटिकल लीडर मतलब कोई मिलावटी चीज के लिए, संरक्षण के लिए या दबाव के लिए नहीं आता है। ये मतलब ये मेरा काफी लंबा अनुभव रहा है इस शहर में। एक भी पॉलिटिकल लीडर या कोई अधिकारी, सीधा उनका कहना यही होता है कि हम इंदौर की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो यदि कोई नकली आइटम है या कोई मिलावटी है तो आप सख्त कार्रवाई कीजिए, अनावश्यक कार्रवाई ना करें। इस तरह के जरूर आता है कि कोई किसी को अनावश्यक प्रेशर ना दें। सर, छोटे व्यापारियों का ऐसा आरोप रहता है कि बड़े जो नामचीन दुकानदार हैं उन तक, उनके गिरेबान तक खाद्य विभाग के हाथ नहीं पहुंचते। हम छोटे लोग हैं, हम छोटा व्यापार करते हैं, हम सॉफ्ट टारगेट हैं, इसलिए हमें टारगेट किया जाता है और बड़े रसूखदार जो हैं उन तक कभी भी प्रशासन के हाथ नहीं पहुंचते। क्या कहना चाहेंगे? हमारी कोशिश तो ये रहती है यार, प्रशासन, जिला प्रशासन से भी जो निर्देश मिलते हैं
कि बड़े लोगों को ही पकड़ना है और कोशिश यही करते हैं। यदि छोटा आदमी मिलावट कर रहा है या बड़ा, इसमें कोई भेद नहीं होता है जनरली। और जिलाधीश महोदय का तो स्पष्ट कथन है कि सबसे पहले बड़े आदमी को पकड़ना है यदि वो मिलावट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके बड़े आदमी को पकड़ना है तो उसके नाम पे जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी आप छेड़ने चले जाओ। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन भी करना है जो अच्छा काम कर रहा है, भले ही वो छोटा हो या बड़ा। तो प्रोत्साहन के साथ, टीचिंग के साथ, और यदि कोई गलत चीज मिलती है तो चाहे बड़ा हो छोटा, हम कोशिश करते हैं कि सभी पे कार्रवाई हो। नहीं, पर जब जब आप नकली सामान पकड़ते तब तक हमने देखा है कि इंदौर की जनता बहुत खुश होती है और उन्हें बड़ा सुकून मिलता है कि ठीक है, मिलावटखोरों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। आमतौर पर मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी रसोई संचालिकाएं हैं, जितनी भी महिलाएं घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उनका बड़ा कंसर्न रहता है कि क्या कोई ऐसी तरकीब है मनीष स्वामी सर कि हम घर बैठे ही नकली घी की तफ्तीश कर सकें कि रसोई घर में जो इस्तेमाल हो रहा है वो घी नकली है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सुबह उठने से लगा करके रसोई घर का ताला बंद होने तक घी एक ऐसी चीज है जो सर्वाधिक इस्तेमाल में आती है। रोटी में लगाने से लगा करके हलवा तैयार होने तक घी सभी के घर में जरूरत का सबसे ज्यादा साधन है। तो घी को घर बैठे कैसे टेस्ट कर लिया जाए, एक सामान्य गृहिणी जो भले ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु आपका एक छोटा सा पैमाना बता दें आप, जिससे घर बैठे महिलाएं घर में अपने घी की शुद्धता के पैमाने को समझ पाए। मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि घी जैसी घर में आया और कढ़ाई में डाला, तो यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो किचन में से माताजी की या घर पे महिलाओं की आवाज आती है कि आप कुछ सही नहीं है, इस बार का घी अच्छा नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि मैं बताऊं आपको, कढ़ाई में यदि आप घी डालेंगे और उनको थोड़ा सा गर्म करेंगे और जब तक वेपोराइजेशन चालू नहीं हो जाए, यदि 5-7 मिनट यदि वेपोराइज हो गया, उसके बाद यदि उसमें एसेंस मिला है तो वो एसेंस जो है वेपोराइज होके 90% जो है एसेंस निकल जाता है। उसके बाद यदि घी को सेटल डाउन होंगे, ठंडा होने देंगे, और यदि हम उसको सूंघते हैं तो वो घी का जो फ्लेवर आ रहा था वो फ्लेवर अब नहीं आएगा। तो सबसे पहली प्राथमिक जांच तो घर में महिलाएं ज्यादा बड़ी वैज्ञानिक हैं हम लोगों से ज्यादा, तो वो जल्दी पकड़ लेती हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे घी का डब्बा खुलता है और ये पूरा बॉडी जो है आपका बॉडी पे थोड़ा सा घी लगा के और उसको 5 मिनट या 3 मिनट थोड़ा सा रब करेंगे, तो उसमें भी यदि एसेंस है, फ्लेवर है, तो वो रब जो कि बॉडी की हीट जो है, या रब करने से जो हीट है वो एसेंस जो है फ्लेवर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको सूंघेंगे आप, तो सूंघने के बाद आप देखेंगे कि वो जो फ्लेवर पहले आ रहा था वो फ्लेवर अब नहीं आ रहा है। तो ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से चीजें आती हैं। जैसे हमारा एक्सपीरियंस पर्सनल, कोई घी की फैक्ट्री में हम जाते हैं तो उस प्रेमाइसेस में घुसने के साथ जो वहाँ की वातावरण है, जो वहाँ के फ्लेवर हैं, मतलब मुश्किल से 30 से 35 सेकंड लगते हैं कि ये घी असली बन रहा है कि नकली। जनरली मतलब बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके यदि उन्होंने बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तकनीक से यदि नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, तो पकड़ में आता है। इसी तरह से घरों में भी महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, आजकल बच्चों को भी हम स्कूलों में सिखा रहे हैं किस तरह से प्राइमरी टेस्ट करें, तो बच्चे भी जाके अपने घर में, परिवार में बताते हैं इस तरह की चीज़। हमने देखा कि जब जब इंदौर का खाद्य अमला जब कार्रवाई करने के लिए जाता है तो ऑन द कैमरे हमने कई बार ये सुना है कि ठीक है आप ले जाइए, हम भोपाल में समझ लेंगे आपकी इस कार्रवाई को, क्योंकि सैंपलिंग जो है वो भोपाल में टेस्टिंग होता है और भोपाल से ही फिर पता चलता है कि शुद्धता का पैमाना क्या है। क्या कहना चाहेंगे, अगर इंदौर में ही लेब होती, अगर इंदौर में ही हम टेस्ट कर लेते तो बात भोपाल तक पहुंचती नहीं, और शायद मुझे लगता है कि समय भी कम लगता, लोगों को जल्दी पता चल जाता कि जो माल उठाया है वो वास्तव में मिलावट है। क्योंकि जब उठा रहे हैं उस वक्त तो पता नहीं, तब तक तो संदिग्धता की घेरे में रहता है कि आपका जो सामान है वो चेकिंग के लिए जा रहा है, मिलावटी है या नहीं है, मानक है अमानक है, क्या है। देखिए, सैंपल लेने के बाद हमको यदि जो प्रथम दृष्टया या प्राथमिक जांच से समझ में आता है कि स्पूरियस से या मिलावटी है या खराब है, तो हम उसको मार्केट में बिकने से रोकते हैं। उसको कहते हैं अभिग्रहण। अभिग्रहण करके या तो विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखते हैं, और जब भी उस माल को निकालना होता है तो दोनों लोगों के समक्ष
सामग्री को कोर्ट से, न्यायालय से परमिशन लेके हम उसको नष्ट करते हैं या उसको निकालते हैं। तो पहले तो हम ये रोकते हैं यदि कोई अनसेफ आइटम है या कोई मिलावटी है खाद्य पदार्थ, तो उसको सबसे पहले हम जब्त करके रोक देते हैं जी। दूसरा बात करें इंदौर लैब की, तो इंदौर लैब लगभग तैयार हो चुकी है और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से उसमें वर्क चालू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सर रिपोर्ट आने में समय लगता है। मान लीजिए आपने जितना मावा पकड़ा उसके पहले भी मावा सप्लाई भी हुआ होगा, दुकानदार तक पहुंचा भी होगा और मुझे तो ऐसा लगता है उसकी मिठाई बनी भी होगी और लोग खाते भी हैं। तो जब तक नकली मावे की, नकली घी की रिपोर्ट आम जनता तक पहुंच रही है तब तक तो वो पेट में पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विषय है जिस पर चिंतन करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंदौर को अपनी एक शुद्धता के पैरामीटर को सेट करने वाली लैब तैयार मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है आपका। मुझे लगता है बहुत जल्दी शासन प्रशासन इसमें गंभीर है और बहुत जल्दी इंदौर को ये सौगात मिलने वाली है, क्योंकि लैब बन के तैयार हो गई है और अत्याधुनिक लैब जो है अब जैसी इसका इनॉग्रेशन होगा और उसमें काम चालू हो जाएगा। नकली के व्यापार के लिए आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो है प्रशासन स्लो है थोड़ा सा, क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी कि हम सस्ता खाने के लिए नहीं, हम क्वालिटी फूड खाने पर फोकस करें, ताकि हो सकता है कम खाएं परंतु अगले दिन बीमार ना हो। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मनीष सर की हम पब्लिक को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हमारे खाने योग्य है और क्या हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत सारे जानकार आ गए जो समय समय पर बताते हैं कि ये मेयोनीज नहीं खानी चाहिए, ये बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति 20 किलोमीटर रोज दौड़ेगा उसी की बॉडी जो है वो मेयोनीज को पचा पाएगी, और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करते हैं। पर ये चीजें सोशल मीडिया पर बहुत धीमी गति से, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शासन प्रशासन ये जिम्मा उठाए जनता को जागरूक करने की उनके सेहत को लेकर के, क्योंकि कार्रवाई एक दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है सर निरंतर भी हो सकती है, परंतु एक आम आदमी जब तक जागरूक नहीं होगा अपनी हेल्थ को लेकर के तब तक शायद इस नकली के बाजार को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि बहिष्कार करना होगा, हमें छोड़ना होगा, हमें नहीं खाना है, हम गलत नहीं खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अभी हमारे पास एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है जो MFTL कहलाती है। वो 20 दिन इंदौर में रहती है और विभिन्न मार्केट्स में जाके और विभिन्न स्कूल, महाविद्यालय, हाट बाजार और फैक्ट्रीज में जाके जो वहाँ के वर्कर्स हैं या जो दर्शक हैं और वो जो व्यापारी हैं उनको भी प्रशिक्षित करती है और उनको प्राइमरी टेस्ट कैसे करना है, घरों में अपन घर बैठे कैसे टेस्ट कर सकते हैं वो भी सिखाते हैं। साथ में अवेयरनेस भी करते हैं और साथ में एक हमारा स्लोगन है नमक तेल शक्कर थोड़ा कम, थोड़ा कम और थोड़ा कम, इस तरह के स्लोगन भी जो है से हम प्रचार प्रसार करते हैं। हमारा एक ईट राइट चैलेंज भी चल रहा है ERC, इसमें अभी इंदौर प्रथम आया है। अभी लास्ट जो दिसंबर तक फिनिश हुआ, अभी एक नया ईट राइट चैलेंज फिर चालू हो गया। इसमें हमने इसी तरह के कार्यक्रम है, जागरूकता कार्यक्रम, जैसे अभी हमने लास्ट वीक में 2 कॉलेजेस में मिलेट्स और फोर्टिफिकेशन को लेके हमने 2 सेमिनार करे हैं बड़े, जिसमें लगभग 1,000 आदमी थे। साथ में हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब भी ले जाके उनको भी कैसे प्राइमरी टेस्ट घरों में करें, बच्चों को सिखाया, उनके फैकल्टीज को सिखाया। तो ये धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। साथ में FSSAI जो है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली, वो उन्होंने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डार्ट करके डार्ट करके एक प्रोग्राम डाला हुआ है जिसमें घरों में किस तरह से महिलाएं, बच्चे या जो भी निवासी हैं घर के, वो किस तरह से प्राइमरी टेस्ट घर में कर सकते हैं उसमें सिखाया जाता है। तो YouTube पे डार्ट यदि डालेंगे FSSAI तो आपको बहुत सारे वीडियो इसके संबंध में मिल जाएंगे। पर सर ऐसा हो कि जैसे मान लीजिए सैंपलिंग के बाद जो प्रोडक्ट साबित हो गया कि नकली है आपके टेस्टिंग में, तो ऐसी दुकानों को सील करने का भी काम हो कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक आप किसी को नकली नहीं खिला पाएंगे। एक्चुअली तो कहीं ना कहीं हमारी कार्यवाही भी थोड़ी सी स्लो है, तो लोगों में डर नहीं है। हमने देखा है कि इंदौर
हम इंदौर की चर्चा और इंदौर की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंदौर के मूल निवासी हैं और इंदौर के बारे में सोचना हमारा प्रथम दायित्व भी बनता है। ये इंदौर वही शहर है जो कहीं भी कचरा फेंक दिया करता था। हम में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी, जहां खाया वहीं फेंक दिया। बोला जाता है कि जानवर भी जहां खाता है वहां साफ सुथरा रखता है, पर हम मानव ऐसी जाति हुआ करते थे कुछ साल पहले, जब पीछे देखते हैं कि जहां खाते थे वहीं फेंक देते थे। तो इंदौर नगर निगम का डंडा एक ऐसा चला कि सख्त लहजे में समझा दिया कि भैया सड़क पर कचरा नहीं होना, आपको लीटर बीन दिया गया, उस लीटर बीन में आप ढूंढिए और कचरा फेंकिए। अपनी कार अगर 20 लाख की गाड़ी खरीदी तो 100 रुपए का डस्टबिन भी खरीदे और कचरे को डस्टबिन के अंदर ही फेंकिए। तो इंदौर की ये वो आवाम है जो बिना डंडे मानती नहीं है। तो आपको थोड़ा सा सख्त तो होना पड़ेगा, लहजा थोड़ा सा सख्त इस्तेमाल करना होगा। ये मेरी आपको निजी तौर पर राय है कि केवल सामान उठाने तक की कार्रवाई ना हो, अगर वो अशुद्धता पाई जाती है तो परमानेंट दुकान को तब तक सील करके रखिए जब तक न्यायालय से कोई उचित कार्रवाई नहीं हो जाती। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा निजी तौर पर मानना है, क्योंकि बिना सजा दिए या बिना आईना दिखाए ये इंदौर की जनता सुधरने वाली नहीं है, ये दुकानदार सुधरने वाले नहीं है। बिल्कुल सही, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी आपने देखा होगा कि अभी हम जो अनसेफ प्रोडक्ट आते हैं, लैब से रिपोर्ट आती है अनसेफ, इसमें लिख के आता है कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट्स में जनरली कलेक्टर साहब के भी निर्देश हैं कि ऐसे प्रोडक्ट में एफआईआर कराएं। जी। और हम ऐसे प्रोडक्ट में लगभग आपने देखा होगा पिछले 1 साल में 9 से 10 एफआईआर हम कर चुके हैं। जी। उस एफआईआर कराने के बाद उस दुकान को, उस फैक्ट्री को हम ताला लगाते हैं, उनका प्रोडक्शन बंद कराते हैं, उनका माल डिस्ट्रॉय करते हैं, और जब तक कि न्यायालय से निर्देश नहीं मिलते, जब तक कि उनकी परमिशन नहीं होती, तब तक वो दुकान नहीं खुली। ऐसी कई फैक्ट्रियां आज भी, 5 से 10 फैक्ट्रियां मुझे ऐसा लगता है बंद होंगी, 5 फैक्ट्रियां के आसपास अभी। और जैसे अभी हाल ही में अब एक नया प्रचलन चालू किया है कि अब ऐसी कोई कंडीशन मिलती है, कोई किचन में हम इंस्पेक्शन करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में इंस्पेक्शन करते हैं, और इतनी बुरी स्थिति मिलती है कि कोई कारखाने में कि वो प्रोडक्शन करने लायक नहीं है। तो आपने देखा होगा कि एक डेयरी, एक कन्फेक्शनरी यूनिट, एक किचन, ऐसे करके हर महीने कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि उनको उनका प्रोडक्शन स्टॉप कर देते हैं। और जब वो कमिटमेंट करते हैं रिटन में कि हम इतने समय में, इतने दिन में हम उसको ठीक कर लेंगे, और जब वो ठीक करते हैं बाकायदा फाइल, फोटोग्राफ्स और इंस्पेक्शन के बाद फिर हम चालू करते हैं। तो ये परंपरा जो है अभी फिर से हमने आरंभ की है और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। सर, गुजरात से जो 300 रुपए समथिंग का जो घी आता है और वो सियागंज के व्यापारियों तक पहुंचता है और उसके बाद जो है छोटे व्यापारियों तक पहुंचता है, क्या कहना चाहेंगे 300 रुपए के उस घी के बारे में जो गुजरात से लगातार आ रहा है, और उस पर कार्रवाई का क्या मूड बनाकर बैठी है इंदौर की जिला प्रशासनिक टीम? देखिए, अहमदाबाद या राजस्थान से कुछ ब्रांड आ रहे हैं जिनकी, पूरे ब्रांड तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सस्पेक्टेड ब्रांड उनकी कीमत को लेके शंका के दायरे में है, जिनकी कीमत 330 रुपए होलसेल या 370 रुपए, 350 रुपए होलसेल में वो सेल हो रहे हैं। हालांकि बिलिंग जो देखेंगे हम, बिलिंग आपका बाकायदा 500 रुपए, 550 रुपए, पर जो हमारी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग, जो गोपनीय जानकारी के अनुसार के 330, 350 रुपए, 370 रुपए तक की कुछ हल्के ब्रांड आ रहे हैं। ऐसे लगभग 30 से अधिक ब्रांड, 30 ज्यादा ही होंगे इससे, हमने अभी उनको सील भी किया है, जब्त भी करा है, उनके रिपोर्ट भी गई है। कुछ ब्रांड अभी फेल होके भी आए हैं और उन पे जो है प्रोसिक्यूशन दायर होने वाले हैं, और जो रिपोर्ट आती जाएगी जैसे जैसे हम उनको लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी नया ब्रांड या कुछ इस तरह का सस्पेक्टेड दिखता है, सूचना आती है, तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं कंटिन्यू। सर, अमानक और मिलावट, मतलब मिलावटी चीज और अमानकता, दोनों में क्या अंतर है? दोनों को कैसे समझा जाएगा कि ये प्रोडक्ट अमानक है और ये प्रोडक्ट मिलावटी है? दोनों के बीच में अंतर कितना होता है? देखिए, अमानक 2 शब्दों से मिलकर बना है, आ और मानक। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 बनाया है, जो कि 2011 में लागू हुआ था। उसमें परिभाषा दिया है, उसमें मानक बनाए गए हैं, दूध कितने फैट का बिकेगा, या घी कितने फैट का बिकेगा, या उसमें कितनी आरएम वैल्यू होगी, कितनी बीआर रीडिंग होगी, ये सबके मानक तय कर दिए हैं। यदि उस मानक से डिफर होता है, दूध जैसे 6 फैट का बिकना चाहिए, या गाय का घी जो है, गाय का दूध 3.2 फैट का बिकना चाहिए, यदि 3.2
से कम आता है, जी। ज्यादा की बात नहीं करते, यदि कम आता है तो निश्चित रूप से वो अमानक है। जी। जैसे 4.5 फैट का 4.5 गाय और भैंस का मिक्स मिल्क है, यदि उससे कम आता है तो वो अमानक कहलाता है। तो जो एक्ट ने मानक तय किए हैं उनसे यदि रिपोर्ट में कम आता है रीडिंग उसकी, तो उसको अमानक कहते हैं। और कभी वैल्यूज डिफर होती हैं यदि, तो उसको भी अमानक की श्रेणी में माना जाता है। अब बात करें मिलावट की, तो मिलावट का एक एग्जाम्पल है कि एक सामान्य भाषा है मिलावट। जनरली अमानक को मिलावटी भी बोल देते हैं सामान्य भाषा में। मिलावट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि देखो कि आम भाषा में अमानक को भी मिलावट समझ के बकायदा अखबारों में भी छप जाता है और चैनलों के माध्यम से दिखा भी दिया जाता है, और एक आम आदमी अमानक प्रोडक्ट को भी मिलावटी समझ बैठता है कि ये भी कुछ मिला विला के तैयार किया गया प्रोडक्ट है। देखिए आम भाषा और अलग अलग, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं दूध का। दूध में प्योर बिकना चाहिए दूध जी। अब उसमें आपने पानी की मिलावट करी जी। पानी मिलाया है तो ये मिलावट हो गई एक तरह की। वो मिलावट होने से ही खाद्य पदार्थ अमानक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों सर ऐसे तो फिर जो गाय जो खा रही है या भैंसे जो खा रही है वो भी उसका भी ध्यान पशुपालक को रखना है। यदि गाय ये खाएगी अशुद्ध तो फिर जो आपके पैरामीटर से मुझे नहीं लगता कि उसकी उस क्वालिटी के आधार का दूध गाय भी देगी, क्योंकि खाएगी नहीं अच्छा तो देगी कैसे अच्छा। देखिए ये सब प्ली ली जाती है, ऐसा वास्तव में है नहीं, क्योंकि ये जो मानक बनाए गए हैं काफी रिसर्च के साथ पूरे देश से सैंपल्स उठाए जाते हैं जी। और एफएसआई खुद अपना प्रयास करती है पूरे कंट्री में, अलग अलग शहरों से, छोटे छोटे गांव से, होलसेलर्स से, रिटेलर्स से, मैन्युफैक्चरर से, सब जगह से सैंपल कलेक्ट करके एक रिसर्च की जाती है कि कितना फैट होना चाहिए। जैसे अब गाय का फैट 3.5 था फैट का, उन्होंने देखा कि नहीं गाय के दूध में और कम फैट आने लगा है और एक एवरेज बनाया गया कि 3.2 कर दिया जाए, तो उन्होंने 3.5 से घटा के उसको 3.2 या 3.2 कर दिया है ना। भैंस पहले मिक्स मिल्क जो है उसका फैट बहुत ज्यादा था, उसको घटा के 4.5 कर दिया। तो ये समय समय पे रिसर्च होती रहती है। तो ये पी लेना कि हमारी गाय ने पानी ज्यादा पी लिया होगा, ऐसे ये बोलते हैं कई लोग, हमारी भैंस ने आज पानी ज्यादा पी लिया इसलिए पतला दूध आ गया, या तो वो ध्यान भी जो है पशुपालक को ही रखना है जी। और डेयरी संचालक या जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको खुद की लैब एस्टेब्लिश करने के लिए लिखा गया है एक्ट में कि उनको उनके पास लैब होना चाहिए। यदि खुद की लैब नहीं है तो कोई लैब से बहुत अच्छा मुझे याद आया कि आमतौर पर पब्लिक भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के अवेयर नहीं। आप लोगों के पास कितने फोन आते होंगे टेस्टिंग के लिए कि हमारे वहाँ जो घी है उसको टेस्ट करवाना है, क्योंकि प्राइवेट लैब तो है ठीक है, शासकीय लैब भोपाल में है, पर मेरे हिसाब से 4-5 लैब है जहां पर आप अपना खाने का सामान जो है सामग्री उसकी टेस्टिंग करा सकते हैं भैया कि वो शुद्ध है कि खराब है। तो फोन आते हैं ऐसे, क्योंकि हम भी तो सतर्क नहीं है। सबसे आसान काम है जिम्मेदारों को रोकना टोकना, सबसे आसान काम है किसी व्यक्ति को भ्रष्ट बता देना, सबसे आसान काम है शासन प्रशासन की चुगली करना, जो सबसे आसान है, जो हम सही तरीके से नुक्कड़ों पर बैठ करके, टोल पर बैठ करके, चौराहों पर बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ मजेदार नच्चेदार बातों के साथ में कर लेते हैं कि शासन प्रशासन सतर्क नहीं है। थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार के लिए कभी खुद तो जागरूक होकर के देखिए। मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस तरह के फोन जो हैं कि हमको फूड टेस्ट कराना है बहुत कम, मतलब महीने में 2 या 3 लोग ही इतने अवेयर होते हैं, और साल भर में मुश्किल से 10-12 कॉल आते हैं पूरा ऐड करेंगे तो लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से हम अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो कम से कम 3 महीने में या 6 महीने में अपने जो खाद्य पदार्थ जो घरों में उपयोग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के या घी का, दूध का, कभी दूध और मसालों का, एक बार NABL लैब, नेशनल एक्रेडिटेड लैब कहलाती है, उससे एक बार टेस्ट करवाएं और देखें कि उसमें कहीं मिलावट तो नहीं है। मसालों से याद आया सर कि मसालों का तो भंडारण होता है हर घर में, जहां तक मुझे लगता है कि जैसे गेहूं का भंडारण होता है कि साल भर गेहूं हर महीने कोई खरीदने नहीं जाता, ठीक वैसे ही मसालों का भी कई घरों में ऐसा होता है। आमतौर पर गृहिणियों की ऐसी सोच होती है कि
मिर्ची नहीं खत्म होनी चाहिए, हल्दी नहीं खत्म होना चाहिए, धनिया नहीं खत्म होना चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं खत्म होनी चाहिए। एक ऐसी विचारधारा होती है गृहिणियों की कि ये हमारे साल भर का स्टॉक होना चाहिए। तो मसालों का भी सर एक काला बाजार है, नकली मसाला बाजार में खुलेआम बेतहाशा बिकता है। और हमने तो कई बार देखा है कि फर्स्ट कॉपी बिकता है, जैसे शर्ट का फर्स्ट कॉपी बिकता है, जैसे वॉच का फर्स्ट कॉपी बिकता है, जैसे एप्पल के मोबाइल का फर्स्ट कॉपी बिक जाता है। ठीक वैसे ही मसाले का नाम ब्रांडेड है पर वो है मिलावटी, वो नकली है, बोला जा सकता है कि फर्स्ट कॉपी है। ऐसे लोगों के ऊपर कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए, मसालों की बात करें तो मसालों में आप कोशिश करें कि उन पे एगमार्क का निशान हो। एगमार्क एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर नंबर इशू होता है, भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन इशू करती है इस पे। और एगमार्क मसाले हों तो उनको प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉन एगमार्क मसाले नहीं खरीदना है, वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन यदि एगमार्क मसाले खरीदेंगे, FSSAI नंबर पूरा देखें और उस FSSAI नंबर को सर्च भी कर सकते हैं कौन मैन्युफैक्चरर है, और बैच नंबर, पैकिंग डेट, सारी जानकारी यदि आप देख के लेते हैं तो आप इस तरह की जो कॉपी, फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी, इस तरह से बच सकते हैं। जी। बटर के नाम पर वो जो टिकिया दिखती है और 50 रुपए की पाव भाजी, 60 रुपए के छोले भटूरे में बेतहाशा बटर जो घिस घिस के डाला जाता है, वो बटर होता होगा सर? क्योंकि बोला तो बटर ही जाता है। और जहां तक मुझे लगता है, अगर 50 रुपए की थाली में, अगर 80 रुपए की थाली में भरपूर बटर मिल रहा है ना, तो ये बटर नहीं, ये वही जहर है जिसके चलते लगातार, अगर आप एक रिकॉर्ड देखेंगे तो बेतहाशा हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जिम करते करते मर जाना, बात करते करते मौत हो जाना, खेलते खेलते मौत हो जाना, स्कूटर पर ड्राइव करते करते मौत हो जाना। ये पहले किसी समय में नहीं हुआ करता था, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनों के प्रति स्वतः ही जागरूक हुआ करते थे। पर जैसे जैसे बाहर खाने का एक रोग लगा लोगों को कि घर में खाना कम, बाहर खाना ज्यादा पसंद आने लगा, तभी से ये बीमारियां जो हैं आप लोगों के घरों पर दस्तक देने लगी। तो सर मेरा सवाल ये है कि ये जो 60-80 रुपए में, 100 रुपए की थाली में जो भर भर के बटर परोसा जा रहा है, थोड़ा सा बताइए ना हमारे दर्शकों को, ये बटर ही है या कुछ और ही खा रहे हैं? देखिए, मेरा जो अनुभव है कि जैसे हम इंस्पेक्शन करने के जाते हैं तो 70 से 80% मार्केट जो है जी, बटर का मार्केट मॉडरेट फैट कहलाता है। फैट स्प्रेड उसने ले लिया है। तो 70% मार्केट में यदि अमूल बटर या खांची बटर या कोई भी ब्रांड की बात करें, उनके स्थान पे एक टिकिया आती है 100-150 ग्राम, 200 ग्राम, साइज भी बड़ा रहता है, साइज भी बड़ा रहता है, मॉडरेट फैट कहलाता है। उसमें घी या बटर नाम का कुछ भी नहीं होता है। यदि आप ये सोच के खा रहे हैं कि हमको घी वाले पोषक तत्व तो इससे मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग हो रही है। बिल्कुल ध्यान रखें। 60 रुपए में पाव भाजी या इस तरह की चीजें आप खुद सोच सकते हैं। आपको थोड़ा रेट भी देखना है कि यदि इस तरह की चीजें मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंग्रेडिएंट के साथ समझौता किया है कि हल्की पाव, हल्का बटर, हल्का तेल, रीयूज्ड तेल जी, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो प्रतिष्ठित दुकान से खरीदें जी, जो जान पहचान का। ये खाने वालों की संख्या ज्यादा है, जैसे आपने बोला प्रतिष्ठित दुकानों तक, तो मुझे लगता है शहर का केवल 30 से 35% हिस्सा ही पहुंचता है। 65% लोग तो इन्हीं ठेलों पर और छोटे व्यापारियों से और वही बड़ा बड़ा बटर खाने के शौकीन रहते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता सर कि बोला जाए दुकानदारों को कि आप खिलाते समय भैया ये बताइए कि जो आप खा रहे हैं वो बटर नहीं है? बिल्कुल। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करिए, ऐसे लोगों को टोकिए भी, और ऐसे लोगों को मैं तो बोलती हूँ ठोकिए भी, क्योंकि जब तक ठोकेंगे नहीं ना तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने अभी ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत 56 दुकान और सराफा जी, ये दो जो हैं फूड स्ट्रीट, क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाए हैं। उसमें जितने भी व्यापारी हमारे, एक दो चौपाटी भी ले लीजिए आप, वो भी, और ऐसी तो जगह जगह बहुत सारी चौपाटियां हैं। आपने तो सराफा, माफ कीजिए, सराफा और 56 की बात की। अब बोला जा सकता है कि वित्तीय राजधानी छोड़िए, आप तो फूड कैपिटल भी हो गया है इंदौर। और जैसा कि मैंने बोला ना कि अब घर की दाल किसी को पसंद नहीं आती, अब सभी को बाहर ही जाना है। हफ्ते का एक माइंडसेट है कि संडे वाला दिन जो है वो घर में खाना नहीं बनेगा। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलना यही है कि जब जब आप सस्ती जगहों पर जाते हैं तो घर में साथ में बीमारियां भी लाते हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई भी करें ना, खुले में बेचिए,
जहर बेच रहे हैं तो डंके की चोट पर बेचिए कि बेच हम जहर रहे हैं, तुमको खाना हो तो खाओ। बिल्कुल सही है। मेरा मानना है कि अब डिस्प्ले चालू कराना पड़ेगा इसको लेके कि हमने कुकिंग मीडियम हमारा क्या है जी। ये इस तरह की हम पहल करेंगे। निश्चित रूप से आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि कम से कम एक पट्टी का लगाए जिसमें उसका लाइसेंस नंबर हो, और साथ में उसमें कुकिंग मीडियम कौन सा यूज किया जा रहा है वो भी लिखना होगा, तो इससे आम जनता को पता हो कि हम बटर खा रहे हैं या उसकी जगह पे मॉडरेट फैट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है मॉडरेट फैट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी एक एडिबल पता कीजिए कि हम 60 रुपए का हम पाव भाजी बेच रहे हैं तो इसलिए हम 60 रुपए की बेच रहे हैं क्योंकि इसमें मॉडरेट फैट रहेगा। यदि हम 100 रुपए की बेच रहे हैं तो 100 रुपए वाली खाना है, आपको 60 रुपए की खाना है, आपके पास चॉइस है, तो जनता के पास चॉइस रहे। अवेयरनेस के लिए सर क्या करने वाले हैं? बड़े बड़े होर्डिंग जब हम नेताओं के देखते हैं तो ठीक है, बोर हो गई है इंदौर की जनता। हम तो चाहते हैं आप सेहत की बात कीजिए, आप स्वाद के साथ सेहत की बात जरूर कीजिए। एक आदतन एक बेहद सामान्य आदमी की ये सोच है कि होर्डिंग से लवरेज या शहर जागरूकता से लवरेज कब होगा। पहले भी जब हम इसी स्टूडियो में कुछ अन्य अतिथियों के साथ, मेहमानों के साथ बैठे थे, तब भी हमने इस मसले को उठाया था कि ठीक है, छपास के शौकीन लोगों के होर्डिंग लगे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, पर कुछ चुनिंदा जगहों पर सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जागरूकता से भरे होर्डिंग भी तो लगाइए ना महाराज। ये डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डायरिया है, जैसी बीमारियों से जागरूकता के लिए होर्डिंग कब लगाइएगा महाराज? ये स्वाद और ये सेहत का जो नकली व्यापार चल रहा है, इसके जागरूकता के लिए होर्डिंग कब लगाइएगा? और अगर अभी नहीं लगाइएगा तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। जिस शहर पर इतना नाज है, जिस शहर पर आप गुरूर फरमाते हैं, घमंड करते हैं कि हम इंदौर के वो संवेदनशील नागरिक हैं जो नंबर 1 का ताज लेकर के बीते 7 सालों से घमंड को लिए घूम रहे हैं। देखिए, हमारा एक डिपार्टमेंट का खुद का हमने फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उस पर समय समय पे हम जो अवेयरनेस कार्यक्रम है, कैसे हम मिलावट से रोकें या क्या अवेयरनेस है, नमक कम, तेल कम, शक्कर कम, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो लगातार डालते हैं। उसके ईट राइट इंदौर करके एक पेज है हमारा, उस पर हमारे करीबन 50,000 से ज़्यादा लोग जो है इसको फॉलो करते हैं, और हमको जो है इसके लिए दिल्ली में पुरस्कृत भी किया गया था हमारी टीम को। और साथ में FSSAI का भी जो पोर्टल है उस पर भी अवेयरनेस कार्यक्रम चलते रहते हैं लगातार। और इजी माध्यम से मैं जो बात कर रही हूँ, इजी माध्यम की बात कर रही हूँ कि मास कहाँ अवेलेबल है, ज्यादा जनता कहाँ अवेलेबल है, हम उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें। ये नहीं कह रहे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, पर मेरा ऐसा सुझाव है, रेड टीवी परिवार का एक ऐसा सुझाव है कि आप लोगों को उन माध्यमों की तरफ भी जाना चाहिए जहां ज्यादातर लोग, जहां यंगस्टर हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसके साथ जो होर्डिंग बैनर, क्योंकि हर व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और देखता है। और मैं तो फिर बोलूंगी कि नेताओं के चेहरों को देख करके जनता बोर हो गई है, तो अवेयरनेस के अगर प्रोग्राम चलेंगे, अगर होर्डिंग्स लगे रहेंगे, अगर LED स्क्रीन पर हमें भी दिखेगा कि क्या असली है क्या नकली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% नहीं, परंतु हम 30 से 40% लोगों की मानसिक स्तर को बदल पाएंगे, उन्हें उनके सेहत से जोड़ पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि जब हम 12,000 15,000 का मेडिक्लेम करा सकते हैं सालाना, तो हम अपने खाने का टेस्ट भी करा सकते हैं। चलिए, अभी लास्ट ईयर तो हमने किया था, इस कैंपेन चलाया था स्मार्ट सिटी के साथ जो है इनके जितने भी स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक के जो चौराहों पर जो होर्डिंग्स या स्क्रीन लगी हुई है, उस पर हमने अपना फूड सेफ्टी का एक जो अवेयरनेस कार्यक्रम है वो भी हम डिस्प्ले करते हैं। और उसमें जो है ईट राइट चैलेंज में भी ये एक पार्ट था हमारा, तो 50 से 60 स्थानों पे हमने लगातार इसका प्रचार प्रसार भी किया है। आगे भी जब समय समय पे इस तरह के निर्देश आते हैं तो नगर निगम या स्मार्ट सिटी के साथ मिलके हम इस तरह के प्रचार प्रसार भी करते हैं। और रही बात होल्डिंग्स और व्यापक प्रचार प्रसार करने की, तो जनरली ये अभी जिम्मा जो है FSSAI ने ले रखा है, उनको हम निश्चित रूप से विधिवत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र के माध्यम से इससे अवगत कराएंगे कि इसमें अब और अधिक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है कि क्या खाएं या क्या ना खाएं, या किस तरह की मिलावटें हो रही हैं। इस तरह से प्रचार प्रसार यदि होने लगा तो निश्चित रूप से जनता अवेयर होगी, और हमारा जो इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और स्वास्थ्य में भी
हेल्थ में भी नंबर 1 नंबर 1 होगा। सर किचन में साफ सफाई भी एक बहुत बड़ा विषय है। भले हॉस्टल की बात कर ली जाए, हॉस्टल की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि इंदौर की वर्तमान में रहने वाली तकरीबन 45% जो पब्लिक है वो बाहर से आई हुई है और विद्यार्थी जो है हॉस्टल में निवास करते हैं। उनका एक सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि हमारी मेज बहुत गंदी है। और मेज ही क्यों गंदी है? जिन होटल्स में खाना खा के हम स्वाद के चटकारे लेके उंगलियां चाट के बाहर निकलते हैं, वहां के भी किचन जो आप लोगों ने खुद ही उजागर किया बीते दिनों की, देखिए भैया जहां नमकीन तैयार हो रहा है, जहां खाना तैयार हो रहा है, उसका किचन का क्या हाल है। अगर मान लीजिए सर एक सामान्य व्यक्ति ने विजिट करके देख ही लिया कि किचन का क्या हाल है या हॉस्टल की मेस का क्या हाल है, तो वो शिकायत कैसे करे आपसे? मैं आपको बताऊंगा, अभी हमने हाल ही में एक अपना व्हाट्सएप नंबर जो है जी एक फ्लैश किया था, बता दीजिए ना सर। उसको भी हम आपको बता देते हैं जी। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी आदमी रहता है। तो अभी जिलाधीश महोदय ने एक नगर निगम का जो ऐप है 311 जी 311 में सबसे पहले आप जैसे ही खोलेंगे खास सुरक्षा का एक वो आता है ऑप्शन, उस पे जाके हॉस्टल से संबंधित या किचन से संबंधित जो शिकायतें, अभी आपको बता दूं जानकारी के लिए कि दिन में 1 से 2 शिकायत पर डे आ रही है जी। और उसका संतुष्टिपूर्वक जो निराकरण है प्रयास करते हैं कि हो जाए। तो एक हफ्ते में करीबन 10 से 12 शिकायतें इस तरह की आ रही हैं और अच्छा संख्या है और लोग जागरूक हो रहे हैं। तो 311 ऐप बहुत इजी है, यदि उस पर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक व्हाट्सएप नंबर भी सर आपने बताया, अगर बता देते हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के सबसे बड़ा सिर का दर्द यही है कि मेस में खाना चलिए मान लीजिए नरम गरम बनता है, स्वाद बेस्वाद है, ठीक है, परंतु मेस इतनी गंदी है, उसके लिए क्या किया जाए? हर व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं कर सकता जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो सही फोरम में शिकायत कर दे ताकि सीधे कार्रवाई हो जाए। हाँ, 311 ऐप में क्या है एक प्रॉब्लम कि उसमें नाम आता है और नाम इजीली मतलब तो पता नहीं लगेगा, लेकिन प्रयास करे जाए। तो इसके लिए हमने एक प्रावधान रखा है कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप जाएगा। ये नंबर है 94067 64084। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर उसकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है, कभी भी शिकायतकर्ता का नाम नहीं बताया जाता किसी परिस्थिति में, और कोशिश करते हैं कि इसको संबंधित शिकायतकर्ता को बुलाकर या गोपनीय तरीके से वो देखता रहे हमारी कार्रवाई को, ये भी प्रयास करते हैं। और लगभग एक सप्ताह में 7 से 8 शिकायतें एवरेज जो है व्हाट्सएप इसमें मिला के, और मैक्सिमम हॉस्टल से रिलेटेड है जो आप बताएं। अभी हमने बीच में हॉस्टल संचालकों को इकट्ठा करके और उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया है। लगभग 70-80 हॉस्टल संचालकों को इसके लिए अवेयर भी किया है और इस तरह के प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं। उनका ट्रेनिंग कराया, फास्टैग ट्रेनिंग कराया, क्या किस तरह से खाना बनाना है, किस तरह से रखना है, कैसे सावधानियां रखना है, वो पूरा हमने उनको सिखाया। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। चलिए, तो ये थी हमारी खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी जी से विशेष चर्चा। अपने स्वाद और सेहत के प्रति स्वतः ही जागरूक रहने का बीड़ा उठाइए, ऐसा हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन। एक नए विषय के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ, नए चेहरों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ। थैंक यू।